हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संबल स्टडीज़ में। मैं डॉक्टर एस.के. सचान और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट पार्ट है, जिसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस इसको हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं। तो इस ऊंचाई और दूरी के सवाल जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और ये ऊंचाई और दूरी में हमें क्या फार्मूले यूज़ करने हैं, ये हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमने सारे ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा और हमें उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे निकालते हैं उनके बारे में पढ़ा। तीसरे लेक्चर में, इसके थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और उनका यूज़ कैसे करते हैं। और आज ये फोर्थ और लास्ट लेक्चर है इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट का, जिसमें हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ऊंचाई क्या होती है, यानी हाइट किसको कहते हैं। तो हाइट हम लोग नापते हैं, किसी भी चीज़ की अगर हमको हाइट नापनी होती है तो हम लोग किससे नापते हैं, ग्राउंड से नापते हैं। तो हम लोग ग्राउंड को अगर एक बेस मान लें कि ये ग्राउंड है और एक पॉइंट है, एक बिंदु है, यहाँ पर एक पॉइंट है और इसकी हमें हाइट लेनी है इस ग्राउंड से। इस ग्राउंड से अगर हमें हाइट इसकी नापनी है तो क्या हम इसको नापेंगे? क्या ये हाइट होगी? नहीं, ये हाइट नहीं होगी। क्या ये हाइट होगी? ये भी हाइट नहीं होगी। तो हाइट क्या होगी? हम उस पर्टिकुलर पॉइंट जो ए है, इस ए बिंदु से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यानी एक लंब रेखा खींचेंगे इस ग्राउंड तक। यानी इसको हमने एक लंब रेखा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 90 डिग्री का कोण होगा और इसकी जो ऊंचाई होगी, इस परपेंडिकुलर की जो ऊंचाई होगी उसको हम कहेंगे हाइट। तो हम हाइट जान लिया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से ग्राउंड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो उस परपेंडिकुलर की ही लेंथ को हम हाइट कहते हैं। अब डिस्टेंस की बात आई। डिस्टेंस हमेशा हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे हम इधर जाएं तो ये भी हम इसी भी रेखा पर हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और इसी लाइन पर हम इधर जाएं तो हम इधर की डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो हमें क्या पता चला कि हाइट को हमेशा हम परपेंडिकुलर लेते हैं और डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाते हैं। अब देखिए, इसमें दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो इसमें हमें सबसे पहले जाननी होगी। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तो ये क्या होता है? ये उन्नयन कोण क्या होता है, इसका बार बार प्रयोग होगा इस हाइट एंड डिस्टेंस के इस चैप्टर में। हम इसको बार बार देखेंगे, बहुत सारे सवालों में, करीब करीब हर सवाल में कहीं ना कहीं इसका जिक्र आएगा। तो उन्नयन कोण होता क्या है? देखिए, ये पूरी हाइट एंड डिस्टेंस ये है कि जब हम किसी चीज़ को हाइट पर देखते हैं या हम किसी हाइट से ग्राउंड पर किसी चीज़ को देखते हैं तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम नीचे खड़े हुए हैं, मान लीजिए हम ग्राउंड पर खड़े हुए हैं और हम किसी ये बिजली का पोल खड़ा हुआ है और ये इस ग्राउंड पर एक बिजली का पोल खड़ा हुआ है। हम ग्राउंड पर इस जगह खड़े हुए हैं और हम इस पोल की चोटी को, अगर हम इस बिजली के पोल की चोटी को हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमने आँख यहाँ बना दिए क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से जब हम इस चोटी को देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं। तो ये क्या है? ये है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं दृष्टि रेखा। यानी जब भी हम नीचे से ऊपर किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, जब हम नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं तो एक सीधी लाइन में देखते हैं। एक सीधी लाइन में जब हम देखते हैं तो ये क्या बनती है? जिस लाइन में हम देखते हैं ये होती है दृष्टि रेखा। और हम इस बिंदु को ए को हम देख रहे थे यहाँ से खड़े होकर, या यहाँ पर इस बिंदु से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ऑब्जर्वर क्या है? इधर है और हम इस ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर है, हम इसको देख रहे थे। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है या दृष्टि रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाती है, ये मान लीजिए थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल होता है इसका उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन।
तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण। तो अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को देखते हैं तो एक सीधी लाइन में देखते हैं, और इस सीधी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से यानी इस ग्राउंड लेवल से जो भी एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से एक और इसमें एंगल होता है जिसका बार बार जिक्र होता है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। तो अवनमन कोण वो कोण होता है, यहाँ हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर खड़े होकर देखते हैं। मान लीजिए हम अपनी मकान की छत पर खड़े हैं और ग्राउंड पर हम इस किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और हम देख रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ हमने एक आंख बना दी कि इससे हम देख रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर यहाँ पर है। तो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो हम इसको देखेंगे तो हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होगी? ये लाइन ऑफ साइट होगी इस तरीके से। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से, अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल क्या होगा? ये है, ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा कि हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा, इसको कहेंगे अवनमन कोण। तो अब ये देखना है हमें कि हम अगर नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। अब यहाँ हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की जगह पर अगर हम देखें कि ये एक जो लाइन हमने ग्राउंड के पैरेलल बना दिया और ये ग्राउंड है, तो क्या ये नहीं लगता कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसको एक ये लाइन काट रही है? तो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ये लाइन काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, या इसको क्या कहते हैं? एकांतर कोण। हिंदी में कहते हैं इसको एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से हम क्या निकाल के ले आए कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक चीज, एक लाइन को, कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए इसमें एक चीज और बार बार आता है, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल में उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, और जिन लोगों ने इसको नहीं देखा हो उस वीडियो को, तो उस डिटेल वीडियो को देख लें। ये देखिए हमारा ए, बी और सी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखिए अभी हमने कहा था कि ये ऊंचाई है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट है। ये इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कह सकते हैं। कोई चीज़ यहाँ पर है, हमने यहाँ से देखा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है इस ग्राउंड के इस क्षैतिज रेखा पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। जब ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गया, इसकी ये हाइट हो गई, और ये इसकी हो गई डिस्टेंस, यानी डी, चाहे x से डिनोट कर लें या d से डिनोट कर लें। तो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं तो देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे तो किसी में
ये एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना होगा, हाइट और डिस्टेंस पता होगी, और कुछ सवालों में क्या होगा कि हाइट पता करनी होगी जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और जो डिस्टेंस है ये जानकारी होगी। यानी इसी के आसपास हमारी पूरी हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर ये घूमता है। और इसमें tan थीटा इक्वल टू हम लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, ये BC लंब है और आधार क्या है AB, ये AB आधार है और BC लंब है। तो हम इस फार्मूले को बार बार प्रयोग करते हैं। ये कहाँ से आया, tan थीटा का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि ये कैसे हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सवाल आपको जो भी आएगा, अगर उसका आपने फिगर बना दिया, अगर उसका आपने फिगर ड्रा कर लिया सही सही, तो वो सवाल फिर कभी आपका गलत नहीं होगा। तो इसमें कैसे फिगर बनता है और फिर हम कैसे फार्मूला लगाते हैं, आइए देखते हैं एक दो क्वेश्चंस को करके। तो देखिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन इसका करते हैं, इसका एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस करते हुए भी हम कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, अगर हम पहला क्वेश्चन है कि दिन के किसी निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा उसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात, दिन के किसी निश्चित समय पर एक स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी परछाई का अनुपात 1:√3 है। ठीक है भाई। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और नन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन है नन ऑफ अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे करना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं कि किसी दिन के किसी निश्चित समय पर एक स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई हमने बताया था कि ये हमने स्तंभ ले लिया और ये इसकी स्तंभ की ऊंचाई है। चलिए इसको सीधा बना लीजिए थोड़ा सा, ये स्तंभ ले लिया, ये स्तंभ की ऊंचाई है और इसकी परछाई। देखिए अगर सूर्य इधर कहीं होगा, इधर मान लीजिए सूरज होगा, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इस तरफ बनेगी। ये मान लीजिए इसकी परछाई बन गई, तो ये इसकी स्तंभ की ऊंचाई हो गई और ये परछाई हो गई। करा इसका अनुपात 1:√3 है। तो ऊंचाई क्या है 1 और परछाई कितनी है √3, क्योंकि ऊंचाई और परछाई का जो अनुपात है वो 1:√3 है। हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको C मान लिया। ये 90 डिग्री है, ये क्या बन गया, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। कई बार जब अनुपात लेना होता है तो इसको 1x लेते हैं, इसको √3x लेते हैं, लेकिन अगर हम 1 और √3 ले लेंगे, क्योंकि सारे इसमें रेशियोज का ही यूज होता है, तो x अगर हम लें तो भी और ना लें तो भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में वो x और x जब रेशियो निकालते समय ये कट जाते हैं। तो अब देखिए ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उस समय पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है कि सूरज के साथ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे निकालेंगे, हमने अभी बताया था कि इसमें जब क्या दिया है, इसमें एक तो लंब दिया है और दूसरा आधार दिया है।
जब लंब दिया है और आधार दिया है तो हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें लंब और आधार आते हैं, या तो tan थीटा है या फिर cot थीटा है। तो हम इसमें ज़्यादातर यूज़ करते हैं tan थीटा का। ऐसा नहीं है कि इसको cot थीटा लगा देंगे तो नहीं आएगा, या ये केवल tan थीटा से और cot थीटा से ही आएगा, लेकिन इससे ये आसान होता है निकालना, क्योंकि अगर हम sin थीटा या cos थीटा का यूज़ करेंगे तो उसमें फिर हमें ये हाइपोटेनस जो कर्ण की भुजा है इसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और हमें पहले ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तब इस sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। लेकिन हमको चूंकि इसका परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार दोनों पहले से ही पता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम sin थीटा और cos थीटा का उपयोग करें, हम सीधे इसमें tan थीटा का यूज़ कर सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, BC अपान AB। BC क्या था, ये लंब था, AB क्या था, आधार था। तो अगर इसको बराबर करें तो BC क्या है 1 और AB क्या है √3। अब देखिए, अगर हम अनुपात को कहेंगे कि भाई अनुपात हमने उसमें तो रेशियो दिया है, रेशियो को हम 1 और √3 कैसे मान सकते हैं, तो अगर हम इसको 1x मानते और इसको √3x मानते तो यहाँ पर 1x आ जाता और यहाँ पर √3x आ जाता और x दोनों कैंसिल हो जाते। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हम कांस्टेंट को लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब इसमें क्या आ गया, tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि 1/√3 थीटा की किस वैल्यू के लिए tan का मान 1/√3 होता था। तो हमको पता है कि 1/√3 होता था tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री, यानी ये जो थीटा का एंगल है ये हमारा 30 डिग्री आ गया। और इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। आप इसको फिर से देख लीजिएगा, आप इसको रोक करके, वीडियो रोक करके और इसको समझ करके इसको क्योंकि इसका उपयोग बार बार होना है। ये हमें हर बार एक लंब दिया होगा या ये डिस्टेंस दी होगी, एंगल निकालना होगा या एंगल दिया होगा, इसकी हाइट निकालनी होगी, बार बार हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है इस चैप्टर में। तो एक बार इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो कर लिया आप लोगों ने सबने। तो अब आइए चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह का 2-3 सवाल हम लोग आज करेंगे, और अगर हम इन क्वेश्चंस का फिगर ड्रा कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस हमें करने में बहुत आसान होते हैं। लेकिन अगर हम इसका फिगर ड्रा नहीं कर पाते हैं सही से तो फिर उस क्वेश्चन को हम फंसते रहते हैं और या फिर वो गलत हो जाता है। तो चलिए अब अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी का क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, जिससे कि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में, एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो उस खंभे की ऊंचाई बताओ। तो खंभे की ऊंचाई बताओ। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 100√3 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है इसका 50√3 मीटर, और थर्ड ऑप्शन है 5√3 + 1 मीटर, और इसका डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है 10√3 - 1 मीटर। यानी ये ऑप्शन आ गए, ये चारों ऑप्शन हैं। अब इस सवाल को फिर से पढ़ते हैं और एक बार समझते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर। अब ये देखिए
एक ऊर्ध्वाधर खड़े मतलब एक परपेंडिकुलर एक खंभा था। ऊर्ध्वाधर का मतलब परपेंडिकुलर एक खंभा था। तो इसका ये मान लीजिए ग्राउंड पर खड़ा था। अब कह रहा है कि खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था और फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो यानी एक एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री की बात कर रहा है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री की बात कर रहा है। तो अब ये देखिए कि ये एंगल कौन सा होगा, ये 45 होगा कि 30 होगा, या ये एंगल 30 होगा या 45 होगा। कैसे इसको हम जानते हैं कि देखिए जितना ये इसके ग्राउंड के इसका जो फुट है इसके पास में होगा एंगल उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और इधर की तरफ आने पे एंगल घटता चला जाता है। तो ये एंगल 45 होगा और ये एंगल 30 होगा। तो अगर कभी आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि पास वाला एंगल बड़ा होगा कि दूर वाला एंगल बड़ा होगा, तो आप हमेशा ये सोचिए कि इस खंभे के जो पास में है वो एंगल हमेशा बड़ा होता है। अगर 60 डिग्री की बात होती तो वो यहाँ कहीं आता, जो 45 डिग्री से भी कहीं और पास में बना रहा होता। तो दूर वाला एंगल हमेशा छोटा एंगल होता है और पास वाला एंगल हमेशा बड़ा एंगल होता है। अब देखिए हमने क्या किया, इसको दे दिया ABCD, ये हमने ड्रा कर लिया फिगर। कह रहा है कि 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर उसकी परछाई में 10 मीटर की वृद्धि होती है। यानी ये जो AB की दूरी है ये दी है इसमें 10 मीटर, ये 10 मीटर दी है। और पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई, हमने मान लिया कि इस पोल की जो हाइट थी वो h है, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये BC जो है, ये BC के बीच की जो डिस्टेंस ये हमने मान लिया कि ये x है। तो अब देखिए, अब हमने इस फिगर को ड्रा कर लिया, उस सवाल को पढ़ के हमने फिगर को ड्रा कर लिया। हमको वैल्यू पता करनी है h की कि h क्या है। तो अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक DAC बन रहा है, एक DBC बन रहा है। तो पहले हम ट्रायंगल DBC में देखते हैं। इन ट्रायंगल DBC में हम क्या करते हैं, tan 45 यानी tan थीटा इक्वल टू h/x, ये आ गया tan 45 इक्वल टू h/x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू h/x आ गया। तो इससे क्या पता चल गया कि h इक्वल टू x, h इक्वल टू x। ये हमारा एक बात पता चल गई कि ये जो यश है वो x के बराबर है। इसकी वैल्यू नहीं पता चली अभी हमको, लेकिन इतना पता चला कि जो ये h है वो इस x के बराबर है। अब हमने ट्रायंगल DAC में लिया, इन ट्रायंगल DAC, इसमें भी हमने tan थीटा का ही लगाया। तो tan 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंब क्या है इसमें, परपेंडिकुलर h ही है, अपान 10 प्लस x, या इसको x प्लस 10 लिखते हैं। चाहे हम इसको 10 प्लस x लिखें या x प्लस 10 लिख दें। tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू क्या आ गया, h डिवाइडेड बाई, ये h की जगह पर हम, ये x है, x प्लस 10 है, तो हम x की जगह पर 10 h भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारा h इक्वल टू x आ गया है। तो हम इसको h प्लस 10 लिख दिए। h प्लस 10 इसलिए हमने लिया क्योंकि हमें हाइट की वैल्यू पता करनी है। अगर कहीं हमको x की वैल्यू पता करनी होती तो हम h की वैल्यू x के फॉर्म में लिख देते, तो ये हमको एक स्टेप कम कर देता है। हम वैसे भी लगा सकते थे कि अगर हम h को x के फॉर्म में लिख के फिर हम x की वैल्यू निकालते और उसके बाद हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रखकर हम h की वैल्यू निकालते। तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर x इक्वल टू h रखेंगे तभी सवाल आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पर ये रख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के साथ ही हमको, अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं फिगर को, जिससे कि हम यहीं पर इसको सॉल्व कर पाएँ। तो अब देखिए यहाँ क्या है, h प्लस 10, ये क्या आ गया
h प्लस 10, ये 1 के साथ h प्लस 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ होगा √3 के साथ h का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो h प्लस 10 इक्वल टू आ गया √3h। तो हम क्या करेंगे, अब h को एक तरफ कर देते हैं, तो हम h को उठा के इस तरफ ले जाते हैं। तो 10 इक्वल टू क्या आ गया, √3h माइनस h। इसमें हमने h कॉमन ले लिया, जब h कॉमन ले लिया तो इसमें √3 माइनस 1 आ गया। अब देखिए 10 इक्वल टू √3 माइनस 1 आ रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि h बराबर क्या लिख सकते हैं इसको कि 10/√3 माइनस 1। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे इसमें, देखते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ये डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारा नीचे जो है वो रैशनलाइज हो जाए। तो हमने इसको √3 प्लस 1 और √3 + 1 का हमने इसके अंश में और हर में यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √3 + 1 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 10 √3 + 1 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, देखिए नीचे क्या है √3 - 1 एक ब्रैकेट में है और √3 + 1 एक ब्रैकेट में है। जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आता है कि a + b × a - b, तो इसके लिए हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, a² - b²। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। यानी ये आ गया 10 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा। 2 से ये हम काट लेते हैं तो आ गया 5 √3 + 1, ब्रैकेट में √3 + 1 और 5। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन सी है जिसमें 5 √3 + 1 आया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं कि यही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो कैसे हम लोगों ने शुरू किया था, हमने बताया था कि इसमें कुछ डिस्टेंस दी होगी तो हाइट पूछेगा, हाइट और डिस्टेंस दोनों दिया होगा तो एंगल पूछेगा, अगर एंगल और हाइट दिया है तो डिस्टेंस पूछेगा। तो इस तरीके से कुछ न कुछ इसमें से दो चीज़ें दी होंगी, तीसरी चीज़ निकालनी होगी। हमें कुछ बार इक्वेशन लगाना पड़ता है और कुछ बार हम सीधे एक ही स्टेप में कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारा 2 स्टेप में हुआ। तो इस तरीके से हमें ये सारे सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के हो जाते हैं। तो चलते हैं, अब 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे और फिर आज की क्लास ख़त्म करी जाएगी। तो पहले हम लोग इसके 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, जिससे कि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हमारी इस सब्जेक्ट में बन जाए। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी समय 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, तभी वो समझ में आएगा आपको। किसी समय 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ए है 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री और डी है 15 डिग्री। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी समय 6 मीटर ऊंचे बांस मतलब बैम्बू है, एक बैम्बू है जिसकी हाइट है 6 मीटर। ये 6 मीटर इसकी हाइट है, 6 मीटर इसकी हाइट है और इसकी परछाई बनती है 2√3 मीटर। परछाई तो ये होगी इसकी बनेगी और ये क्या होगी 2√3 मीटर। तो ये 6 मीटर हो गया,
ये 2√3 मीटर हो गया। तो इसको हमने ए, इसको बी और इसको सी माना। इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो ये होगा और इसी एंगल को पता करना है। इस क्वेश्चन में इसी एंगल को पता करने की बात करी गई है। तो देखिए इसको सॉल्व करके देखिए, आप लोग अपने आप करिए। अब ये सवाल आपको अपने आप से भी सॉल्व हो जाएगा, ये अपने आप से भी आ जाएगा। तो कैसे इसको करेंगे, वही tan थीटा इक्वल टू BC बाई AB लंब बटे आधार BC बाई AB करेंगे। तो BC परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस या लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 मीटर डिवाइडेड बाई 2√3 मीटर। तो 2 से इसको 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3/√3 मीटर आ गया। लेकिन 3/√3 तो हमको पता नहीं है कि tan की किस चीज़ का वैल्यू 3/√3 होता है। तो हम फिर इसको रैशनलाइज करेंगे। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों में √3 और √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अंश में आएगा 3√3 इंटू √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये 3 फिर इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई √3। और जब tan थीटा √3 आ गया, tan थीटा इक्वल टू √3 आ गया, तो ये किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। यानी tan थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू tan 60। ये tan 60 की वैल्यू है। तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो हमें जो ये एंगल पूछ रहा था ये 60 डिग्री का एंगल है और इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। तो इसका अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये बार बार हम लोग वही ऊंचाई, वही दूरी और वही एंगल ऑफ एलिवेशन का उपयोग कर रहे हैं। tan थीटा लगाते हैं और इस तरह से करते करते हम इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल इस क्लास का निकालकर, और फिर हम लोग अगले क्लास में कई सारे सवाल जो हर तरह के आए हुए हैं एग्जाम्स में उनको करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा हुआ है जो पूछा गया कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब डायगोनल है, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। इस आयत की एक भुजा एवं विकर्ण के बीच कोण 30 डिग्री है। ठीक है, उसका एंगल 30 डिग्री है। तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। अब ये देखिए इसमें आयत का क्षेत्रफल बताओ। अभी इसमें एक रेक्टेंगल का एरिया पूछ दिया है। ऑप्शन क्या दिया है इसमें, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग सेंटीमीटर, जो क्षेत्रफल की इकाई होती है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सी में दिया है 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी में है, डी ऑप्शन है इसका 16/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप 2 मिनट सोचिए, 1 मिनट के लिए, कि ये कैसे हम कर सकते हैं, और आप करने की कोशिश करिए कि कैसे इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हाँ, तो इसको आप लोगों ने सोच लिया होगा कि ये कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हमें निकालना क्या है, इसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है।
यानी आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, L इंटू बी लिखते हैं इसको, या लेंथ इंटू विड्थ करते हैं, तो ये एरिया आता है। तो एरिया इससे निकलेंगे। अब हम एक आयत यानी एक रेक्टेंगल को हम ड्रा कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो हमने एक रेक्टेंगल को ड्रा कर लिया। तो कह रहा है कि एक इसके विकर्ण की लंबाई है, मतलब इसका एक डायगोनल जो है, ये डायगोनल हमने मान लिया, सॉरी, ये डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इस डायगोनल की लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। इस आयत की एक भुजा एवं विकर्ण के बीच का कोण, देखिए ये डायगोनल और इसकी एक साइड के बीच का कोण, तो ये साइड और इस डायगोनल के बीच का कोण कह रहा है, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल बताओ, यानी हमें इसकी लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ ये दोनों पता हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें एक डायगोनल की लेंथ दी है, एक एंगल दिया है। अब कैसे, ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल में, ये हम लोगों को पहले से पता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसको हमने दे दिया A B C D। अब देखिए यहाँ पर इसमें ना तो हाइट दी है, यानी ना तो परपेंडिकुलर दिया है और ना बेस दिया है, यानी ना ही लंब दिया है और ना आधार दिया है। तो हम क्या मान लेंगे, हम इसके AB को हम x मान लेंगे और BC को हम मान लेंगे ये y है। अब अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो हमारे पास दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं ये दोनों अननोन हैं, x और y ये दोनों अननोन हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास इसका जो डायगोनल है हाइपोटेनस की वैल्यू दी है, तो हमें एक ऐसा फार्मूला लगाना होगा जो या तो लंब बटे कर्ण होता हो या आधार बटे कर्ण होता हो। तो हमें एक चीज़ की वैल्यू निकल आएगी। तो ट्रायंगल ABC में, तो इन ट्रायंगल ABC में हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ देखिए हम साइन थीटा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लंब बटे कर्ण होता है। तो हमें अगर लंब बटे कर्ण करेंगे तो लंब की वैल्यू यानी AB की वैल्यू हमें इससे पता चल जाएगी। तो अब देखिए हमने साइन थीटा इसमें यूज कर लिया, तो साइन 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB अपान AC। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू x है और AC की वैल्यू हमको दिया है 8। जब AB की वैल्यू x है और AC की वैल्यू 8 होगी तो हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये 8 को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर, यानी x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 4 मीटर। अब हमको क्या है, हमको ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का पता चल गया, बेस नहीं पता है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब हम इसमें tan थीटा लगा सकते हैं, या हम tan थीटा नहीं लगाने चाहते तो हम cos थीटा लगा दें। उसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस y है, हाइपोटेनस 8 है, cos 30 की वैल्यू हमें पता है, हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम tan थीटा ही लगाएं, कोई ऐसी बाध्यता इसमें नहीं होती है। तो देखिए x की वैल्यू हमने 4 निकाल लिया। अब हम ट्रायंगल ABC में tan थीटा लगाते हैं। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपान BC। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस, या इसको कहते हैं लंब बटे आधार। ये चीज़ हम लोग पहले ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो AB कितना है, हम tan थीटा की वैल्यू हो गया tan 30, तो tan 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 4 और BC की वैल्यू है y। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इक्वल टू 4/y। तो इससे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/√3। तो 4/√3 आ गया y की वैल्यू क्या आ गया, 4/√3, और x की वैल्यू क्या थी, 4 थी।
तो अब देखिए हमें एरिया निकालना है, हमें निकालना है एरिया रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ देखिए क्या है, ये लेंथ है और ये इस रेक्टेंगल की विड्थ है। तो लेंथ कितनी है 4/√3 इंटू विड्थ कितनी है 4, तो 4/√3 इंटू 4 यानी 16/√3। ये चूंकि सब कुछ मीटर में दिया है इसलिए ये मीटर स्क्वायर में, सॉरी सेंटीमीटर में दिया है। ये सारा कुछ देखिए, ये सारा कुछ सेंटीमीटर में है तो इसलिए ये सेंटीमीटर में ही सब निकलेगा, ये मीटर में कहीं नहीं आएगा। तो इसका जो एरिया होगा वो भी स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में हम इसको लिखेंगे। तो 16/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा जो ऑप्शन डी है इसका 16/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन सही है। तो देखिए आज हम लोगों ने कई एक क्वेश्चंस हमने हाइट एंड डिस्टेंस के किए और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे केवल इन्हीं से जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इनसे आपके वो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन करिए, इन सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से और अपने पास एक नोट्स कॉपी लेके और नोट्स कॉपी में उसका नोट्स बनाते हुए आप लोग इसको पढ़ाई करिए, अपना नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, किसी बुक से या किसी गाइड से आप क्वेश्चंस करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कमेंट में लिखिए और अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।